जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में यानी आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जीव द्रव्य के बारे में समझेंगे और इसके जो भौतिक गुण होते हैं क्या क्या होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। जबकि जो आपका भौतिक गुण है इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके पूरा समझते हैं। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो जो आपका जीव द्रव्य है इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है और इसे जीव द्रव्य क्यों कहा गया, और साथ ही इसकी खोज वगैरह किसने किया था। अंग्रेजी में इसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जो आपका जीव द्रव्य है इसकी खोज करने वाले जो आपके वैज्ञानिक हैं, यानी जो खोज करता है, इनका जो नाम है, इनका मुख्य रूप से नाम है, यानी इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी, लेकिन जिस समय इन्होंने खोज किया था उस समय इन्होंने उसका नाम नहीं रखा था, उसका नाम कुछ और रखा था। आगे अभी मैं बताऊंगा। तो उसका नाम कुछ और रखा था, फिर कुछ और वैज्ञानिक हैं और उन्होंने उसमें और अच्छे से खोज किया और उस हिसाब से फिर उसके लक्षण के हिसाब से इसे जीव द्रव्य नाम रखा। और जीव द्रव्य खोजने वाले जो आपके वैज्ञानिक हैं इनका जो नाम है तो डूजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का खोज किया था। और खोज करने के बाद इन्होंने एक नामकरण दिया, यानी इसका जो नाम रखा, तो इन्होंने इसे प्रथम बार इन्होंने इसका नाम क्या रखा, प्रथम बार इन्होंने इसका नाम सारकोड रखा। सारकोड यानी जीव द्रव्य खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डूजार्डिन, और इन्होंने उस समय प्रथम बार इस जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं और उनका जो नाम है तो उनका नाम है पुरकिंजे साहब आए और इन्होंने जीव द्रव्य को नया नाम दिया और जीव द्रव्य को इन्होंने ही जीव द्रव्य नाम दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो प्रोटोप्लाज्म नेम वाज गिवन बाय, यानी जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। लेकिन इसके खोज करने वाले जो आपके वैज्ञानिक हैं उनका नाम डूजार्डिन, और डूजार्डिन ने इसे सर्वप्रथम पहली बार इसे सारकोड नाम दिया। अब एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हक्सले साहब ने इस जीव द्रव्य को कहा कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है, यानी जो जीव द्रव्य यह जीवन की भौतिक आधारशिला है। यानी अंग्रेजी में इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मैं लिख देता हूँ कि इसे कहेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसे अंग्रेजी में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। और इसने हक्सले साहब ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। और भौतिक आधारशिला क्यों है इसको सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, तभी जाकर आगे चल के आपको और बातें अच्छे से कन्फर्म होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक आपकी कोशिका है, यह कोई कोशिका है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, चाहे किसी भी कोशिका है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, चाहे हमारी ही जीव जंतु की कोई भी कोशिका है। तो इस कोशिका में केवल मुख्य रूप से पहले हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका न्यूक्लियस और नहीं पाए जाते हैं, उसके अलावा और भी कुछ अंग नहीं पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसके मध्य में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। तो पहले आप जानिए कि जीव द्रव्य जो होता है इसके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग जो है आपका कोशिका द्रव्य है, पहला भाग आपका कोशिका द्रव्य है, और दूसरा जो आपका भाग है केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और जो आपका जीव द्रव्य का मतलब एक हो गया आपका तरल पदार्थ हो गया, और जीव यानी जो जीवन देता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अगर वह कोशिका यानी ऐसी कोशिका जिसमें जीव द्रव्य आपका अनुपस्थित होता है तो उस कोशिका को मृत कोशिका बोला जाता है। जैसे आपकी जो कार्क की कोशिका है, जो कार्क सेल है, कार्क सेल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कार्क कोशिका की खोज की थी, जो कि आपकी एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो यहाँ पे अब समझिए यह आपकी एक कोशिका है, माना कि यह कोशिका है और इसके मध्य में एक आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। अब जीव द्रव्य किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, इस कोशिका के अंदर आपके जैसे राइबोसोम पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा, और इसके अलावा आपका
इसके अलावा आपका राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम मैंने लिख दिया। जैसे वैक्यूल वगैरह पाए जाएंगे। जितने भी आपके कोशिकांग हैं, लोमासोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, गोल्गी अपरेटस पाया जाएगा। इस तरह के जितने भी आपके कोशिकांग हैं, सारे कोशिकांग इसी में पाए जाते हैं, आपके कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब इस जो आपके कोशिकांग होते हैं, इनका भी अलग अलग एक सेपरेट काम होता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो हर एक अंग के अलग अलग मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। लेकिन जो आपके सारे कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों को कोशिका में एक अस्थायित्व प्रदान चाहिए, यानी एक अस्थायी जगह अगर ये नहीं रहेंगे तो अगर ये हिलते डुलते रहेंगे तो एक दूसरे में लड़ जाएंगे और दुर्घटना हो जाएगी। जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो एक आपकी गाड़ी आगे जो वाहन चलती है, जो गाड़ी चलती है, जो पीछे गाड़ी चलती है, उन सभी गाड़ियों से आप एक अच्छी दूरी मेंटेन करके चलते हैं, तभी जाकर आप टकराते नहीं हैं, दुर्घटना नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो कोशिका होती है, इसमें जो आपके यह कोशिकांग होते हैं, ये सभी कोशिकांग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अगर यह दोनों आपस में सट जाते हैं, अगर आप दौड़ते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, जैसे भी कार्रवाई करते हैं, तो अगर आप हिलेंगे तो एक दूसरे में टकराएंगे और टकराने की वजह से अभी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। और क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप कोशिका में एक लाइसोसोम आपका पाया जाता है, जिसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो अन्य कोशिकांगों को भी मार देते हैं। तो अगर यह जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो यह सारे जो कोशिकांग हैं अपने स्थान से इधर उधर हिलते डुलते रहेंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेकिन यह जीव द्रव्य जो आपका होता है, मुख्य रूप से यह एक आपका तरल रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है, जो इन सभी कोशिकांगों को एक जगह अस्थायित्व प्रदान करता है, अपने स्थान से हिलने डुलने नहीं देता है। जैसे कि आप कोई अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान पार्सल खरीदते हैं तो आपके घर डिलीवरी करता है, कोई महंगा सामान होता है, उसके चारों तरफ आप देखते हैं कि फोम लगा के अच्छे से पैकेजिंग किया जाता है, ताकि अन्य सामानों के बीच में उसे लादने में, उतारने में, कैरी करने में उसमें टकराव न आए और वह टूटे न। ठीक इसी प्रकार से जो जीव द्रव्य होता है, यह इन सभी कोशिकांगों को एक जगह अस्थायित्व प्रदान करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप एक बैग रख लीजिए और उस बैग में आपने बर्तन रख लीजिए, कोई गिफ्ट का सामान, कांच की बर्तन, कोई भी सामान रख लीजिए, अगर उसको लेके आप दौड़ेंगे तो आप बजेगा, खन खन बजेगा और एक दूसरे में टकराएंगे तो वह सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो सेम काम वही होता है इस कोशिका में। कोशिका में जो आपके कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, अगर इनमें जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो यह एक दूसरे में टकराएंगे और एक दूसरे में टकराने की वजह से यह अपने आप ही क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिस वजह से कोशिका की स्वतः डेथ हो जाएगी, यानी कोशिका मर जाएगी। तो कोशिका को जीवित रखने के लिए यह जीव द्रव्य जो होता है, इन्हें एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, एक जगह इन्हें अस्थायित्व प्रदान करता है, जिस कारण से ये हिल डुल नहीं पाते, एकदम उसी में जाम हो जाते हैं, केवल अपने ही जगह रह पाते हैं। तो यही जीव द्रव्य का मुख्य काम है। अगर आप इस कोशिका से जीव द्रव्य को बाहर निकाल देते हैं तो इस कोशिका की स्वतः ही डेथ हो जाती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों, जो आपका जीव द्रव्य, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और दूसरा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब जो आपकी जीव द्रव्य, जैसे अगर आप साइटोप्लाज्म, ये बाहर के जो द्रव्य है, न्यूक्लियस को केवल आप आउट कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसको मत जोड़िए, तो जितने भी बाहर आपके जीव द्रव्य के ही जो द्रव्य हैं जो बाहर हैं, कोशिका में है उपस्थित, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और साथ ही साथ जो आपका केंद्रक होता है, यह जीव द्रव्य से अलग होता है, जीव द्रव्य को अलग किए रहता है। तो केंद्रक में उपस्थित जो आपका द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। हालांकि सेम एक ही चीज़ है, लेकिन एक बीच में आपका बॉर्डर आ गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला होता है, और यह जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य को केंद्रक से अलग करता है। इसलिए इसके दो पार्ट हो गए। अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला के कहा जाए तो यह जीव द्रव्य हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी इस केंद्रक से बाहर जो आपके द्रव्य होते हैं, जो कोशिका में होते हैं, उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यह आपका एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है, जो मुख्य रूप से इसका काम यही होता है, कोशिका में उपस्थित जो अंग होते हैं उन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, अस्थायित्व प्रदान करना, एक दूसरे से लड़े भिड़े न, ताकि कोई दुर्घटना न हो। यहाँ तक तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका जीव द्रव्य है, इसका भौतिक गुण क्या है। जो भौतिक गुण है, यह इसका जन्मजात गुण है। जो जीव द्रव्य होता है उसका भौतिक गुण जो है वह जन्मजात गुण है। जैसे आपको करंट लग जाता है तो आपके जो हाथ है अपने आप झटका मारती है, अचानक आपको गर्मी लगने लगता है, अचानक आपको ठंडी लगने लगता है,
और किसी भी रसायन से अगर आप कोई खेत में दवा छिड़क रहे हैं, कोई कीटनाशक है, हाथ से उसको घोल दे रहे हैं, तो देखते हैं कि जो आपका अंगुली है लंबे समय तक पानी में रहने के कारण आपकी अंगुली सूजी सूजी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यह किस वजह से होता है? तो यह सारे काम मुख्य रूप से जीव द्रव्य की ही वजह से होता है। तो जीव द्रव्य का जो मुख्य जन्मजात लक्षण है उत्तेजनशीलता, उत्तेजन जो आपकी उत्तेजनशीलता है, यह जीव द्रव्य का जन्मजात लक्षण है। अब यह कैसे आपको पता चलेगा? जैसे कि आपको गर्मी लगती है, गर्मी कैसे लगती है? जीव द्रव्य ही आपको फील कराता है, महसूस कराता है कि गर्मी लगती है। अगर अचानक आपको बिजली का करंट लग जाए तो आपके हाथ झटका लग जाते, झटकाते हटते हैं। तो यह भी गुण आपका जीव द्रव्य का ही है। जो ठंड आपको लगती है, ठंड, यह जीव द्रव्य के ही कारण आपको महसूस होती है। इसी के साथ साथ जीव द्रव्य का एक सबसे बेस्ट गुण है कि कोलाइडी तंत्र, यानी जो कोलाइडी तंत्र होता है वह भी जीव द्रव्य का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अब कोलाइडी तंत्र क्या होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। कोलाइडी तंत्र। इसी के साथ साथ आप लोग समझ लीजिए कि जो जीव द्रव्य है, जैसे यह कोशिका है, कोशिका में जो आपका रंगहीन तरल पदार्थ होता है, जो जीव द्रव्य होता है, इसमें जैसे आपका राइबोसोम है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम है, इस तरह के जो आपके कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, यह एक जगह अस्थायित्व रहता है, इसको रोके रहता है। लेकिन जो आपका जीव द्रव्य, जो आपका तरल पदार्थ होता है, यह भ्रमण करते रहता है, घूमते रहता है। तो इसमें कुछ गति होती है, यानी जीव द्रव्य की जो मूवमेंट होता है, जीव द्रव्य का भी मूवमेंट भी होता है। तो मुख्य रूप से 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला आपका साइकोलॉसिस होता है, साइकोलॉसिस मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला मूवमेंट जो आपका होता है घूर्णन, यानी रोटेशन का मूवमेंट होता है, और दूसरा आपका सर्कुलेशन, परिसंचरण का मूवमेंट होता है। जैसे घूर्णन यानी रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जो जीव द्रव्य है वह एक दिशा से शुरू होकर और एक दिशा की तरफ चारों तरफ केवल एक ही दिशा में एक गति करता है। तो इस गति को घूर्णन यानी रोटेशन कहा जाता है। लेकिन वहीं पे जो आपका जीव द्रव्य होता है सर्कुलेशन करता है, यानी यह किसी भी तरह इसका कोई नियमित गति नहीं है, चाहे जहाँ किसी भी तरह यह गति करता है। तो इस गति को परिसंचरण यानी सर्कुलेशन बोला जाता है। तो यह पहला आपका साइकोलॉसिस में 2 तरह के आपके जीव द्रव्य के गति हो गए। और जो आपका दूसरा है एक सिलियरी मूवमेंट होता है, सिलियरी मूवमेंट होता है। सिलियरी मूवमेंट में जैसे सिलिया होते हैं, जैसे आप सभी लोगों ने पैरामीशियम का संरचना देखा होगा, कुछ इस तरह की होती है पैरामीशियम की संरचना, चप्पल की आकार की होती है। तो उसमें बाहर एक सिलिया रहता है जिसके मदद से पैरामीशियम गति करता है। तो धीरे धीरे जैसे इस तरह की गति करती है, जैसे हल्का फुल्का इस तरह की गति करती है। जैसे आप उंगली इस तरह से हिलाएंगे इस तरह से तो लहर आएगी, तो उसी तरह से लहरदार गति करती है। ठीक इसी प्रकार से यह गति मुख्य रूप से पैरामीशियम में इसी जीव द्रव्य के गति के कारण है सिलियरी गति होता है। अब जो आपका तीसरा गति है अमीबी गति का मतलब जो अमीबा में मूवमेंट होता है, तो सीडोपोडिया के द्वारा अमीबा में जो गति होता है, जो मूवमेंट होता है वह सीडोपोडिया के द्वारा होता है। लेकिन सीडोपोडिया तो ये आपका एक माध्यम है, लेकिन इसमें जो आपका जीव द्रव्य भरा रहता है, इसी के झटका से, इसी के ही मूवमेंट से अमीबा का जो आपका शरीर होता है उसमें बदलाव आते हैं और गेंद की तरह वो लुढ़कते रहता है। तो इस तरह से अमीबी गति होता है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जीव द्रव्य का जो भौतिक गुण है, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण 2 गुण है। पहला आपका उत्तेजनशीलता है, जो कि जीव द्रव्य का जन्मजात लक्षण है। तो इसको तो मैंने बता ही दिया कि जैसे बिजली आपको लगती है, करंट लगता है, ठंड लगती है, गर्मी लगता है, तो यह आपकी उत्तेजनशीलता है। परंतु वहीं पे जो आपकी एक और गुण है कोलाइडी तंत्र। तो कोलाइडी तंत्र क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसको भी आपको समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यह बार बार आपको कंफ्यूज करता है। मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कि यह समझ लीजिए, यह एक आपका जग है और इस जग में पानी भरा है, इस तरह पानी भरा है। और जैसे जग में आपका पानी है और प्लस आपका चीनी है, तो दोनों का अगर आप घोल करेंगे तो यह आपका समांग विलयन हो जाएगा, यानी शुद्ध विलयन इसे बोल सकते हैं। क्योंकि जो आपका चीनी है वह जल में घुल जाएगा, तो इस विलयन को शुद्ध विलयन या समांग विलयन बोला जाता है। वहीं पे दूसरा आपका एक जग है और इस जग में भी आप पानी रखे हैं, परंतु चीनी के जगह इसमें अगर आप मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी यानी पानी जो है, यानी जो जल है और जो आपका मिट्टी है,
मिट्टी एक ही में मिला देते हैं तो जो मिट्टी है वह आपके जल में घुलता नहीं है, पानी में नहीं घुलता है। तो इस तरह का जो आपका विलयन आता है अशुद्ध विलयन है, यानी विषमांगी विलयन है, इसे सस्पेंशन अंग्रेजी में बोला जाता है। तो जो आपका अशुद्ध विलयन है और जो आपका शुद्ध विलयन है, यह जो आपकी शुद्ध विलयन है इसका कण इतना ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन जो आपका अशुद्ध विलयन होता है इसका कण बड़ा होता है। लेकिन जैसे कि आप यह जग है, यह जग है और इस जग में आप दूध रखे हैं, इसमें दूध रखे हैं, तो आपके जैसे ये जो आपका शुद्ध विलयन है इसको देखेंगे तो इससे आर पार आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत स्पष्ट नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा, कुछ न कुछ दिखेगा। लेकिन अशुद्ध विलयन में जो मिट्टी और जो आपका जल है इसमें आपके कण, मिट्टी के कण उस जल में इधर उधर घूमते दिखाई देंगे, बहुत ही छोटी मात्रा में, यानी आपको आर पार नहीं दिखाई देगा, पारदर्शी नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर दूध आप रखेंगे तो जो आपका दूध है ये एक कोलाइडी पदार्थ होता है। कोलाइडी पदार्थ का मतलब यह आपका जो शुद्ध विलयन, जो अशुद्ध विलयन यानी समांगी विलयन और विषमांगी विलयन, इसके बीच का जो आपका विलयन होता है वही विलयन आपका कोलाइडी विलयन होता है। और ऐसे ही पदार्थ जो आपके होते हैं वो कोलाइडी पदार्थ होते हैं। जैसे आपका मंड हो गया, मंड हो गया, जिलेटिन हो गया, जिलेटिन हो गया, इसी के साथ साथ जिलेटिन के साथ साथ आपका जो हो गया दूध हो गया, दूध हो गया। तो इस तरह के जो आपके पदार्थ होते हैं यह कोलाइडी पदार्थ होते हैं, कोलाइडी पदार्थ होते हैं। और यह जो विलयन होते हैं इस विलयन को कोलाइडी विलयन बोला जाता है। तो यही आपका मेन डिफरेंट है कि जो आपका समांगी मिश्रण है और जो आपके विषमांगी मिश्रण यानी अशुद्ध विलयन और शुद्ध विलयन के बीच की जो आपकी कड़ी होती है, बीच का जो विलयन होता है वही विलयन आपका कोलाइडी विलयन होता है। और कोलाइडी विलयन के जो आपके कण होते हैं यह कण मुख्य रूप से इससे यानी शुद्ध वाले से और अशुद्ध वाले से, इन दोनों कणों के बीच का एक कण होता है जिसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका जीव द्रव्य है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी जीव द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो मुख्य रूप से काफ़ी उपयोगी होते हैं, इसको भी समझते हैं, यानी किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो जो आपका जीव द्रव्य है मुख्य रूप से तो आपका जो भौतिक गुण है उसको मैंने बता दिया, और जीव द्रव्य में कौन कौन से गति होते हैं इसको भी मैंने बता दिया। हालांकि जो इम्पॉर्टेंट वही हम बताएंगे। तो जीव द्रव्य में मुख्य रूप से जो आपका जल होता है, यानी जल यानी जो वाटर होता है, इसका जो औसत होता है 90 से लेके 92% के बीच में आपका यह जल होता है। वहीं पर जो आपकी प्रोटीन होती है, तो यह 7 ± 2% आपका प्रोटीन होता है। इसी के साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ जो आपका और चीज़ें होती हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है 2 से लेके 0.5% आपका होता है, यानी इतना आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, माइनस प्लस है। इसी के साथ साथ जो आपका लिपिड होता है, लिपिड जो होता है 1 ± 0.5 के % होता है। और इसी के साथ साथ अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं यह भी मुख्य रूप से आपका An + 0.5% होता है। और इसी के अलावा जो आपका RNA होता है, तो RNA जो आपका होता है यह 0.7% होता है। और जो आपका DNA होता है यह 0.4% आपका DNA। अब यह कैसे होता है, जीव द्रव्य में तो RNA और DNA होता नहीं है, यह तो मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, आनुवंशिक मटेरियल है। लेकिन जब आपकी प्रोटीन निर्माण होता है, जो आपकी प्रोटीन निर्माण होता है तो उस समय मुख्य रूप से जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो RNA है, मैसेंजर RNA, यह आपके जीव द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में आता है। तो यही आपको जोड़ा जाता है कि इतना % है, हालांकि बहुत मामूली है। तो जीव द्रव्य के बारे में आप सभी लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। इसी तरह की बायोलॉजी से संबंधित क्लास पाने के लिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।